आज है 3 अगस्त के करंट अफेयर्स को देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल 50.8 स्टडी को। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट द ट्रैफिकिंग की थीम क्या है? तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट द ट्रैफिकिंग की थीम क्या है? विक्टिम वॉइस लीड द वे। विक्टिम वॉइस लीड द वे या committed to the cause working on the front line to the end human trafficking या committed the human trafficking या none of these। तो इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही है। विक्टिम वॉइस लीड द वे 2021 का वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग का थीम है। क्या है? विक्टिम वॉइस लीड द वे 2021 का। 2020 का क्या था? 2020 का ये है ऑप्शन बी, कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू द एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग 2020 का थीम है। 2021 का विक्टिम वॉइस लीड द वे। 30 जुलाई को ड्रग्स कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को मनाया जाता है। ड्रग और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के द्वारा तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2021 मनाया गया। 2021 की थीम है विक्टिम वॉइस द लीड वे। यह थीम मानव तस्करी के बचे लोगों को बातचीत से के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए निर्धारित की गई थी। उनकी बचने की कहानियाँ तस्करी को रोकने, पीड़ितों को पहचान करने और उन्हें बचाने और पुनर्वास में उनकी मदद करने के लिए प्रवासी उपाय करने प्रभावी में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है। क्या होता है? ड्रग एंड अंतर्राष्ट्रीय संगठन की एजेंसी है। ड्रग व अपराध पर मुख्य संयुक्त राष्ट्र कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय संगठन की एजेंसी है जिसकी स्थापना कब गई थी? 1997। इसका मुख्यालय क्या था? वियना ऑस्ट्रेलिया में। इसका मूल संगठन का संयुक्त राष्ट्र सचिव है। इसका मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र सचिव है। ड्रग और अपराध मुख्यालय पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय कहाँ पे? वियना ऑस्ट्रेलिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की स्थापना क्या? ड्रग और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। निसार नामक मिशन को लॉन्च करने के लिए किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों ने सहयोग किया? किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ मिलकर निसार नामक मिशन को लॉन्च किया जाएगा? नासा और इसरो और एएसए ने, नासा और एएसए ने या एएसए और बीएसए ने? तो नासा और इसरो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो दोनों मिलकर क्या है? निसार नामक मिशन को लॉन्च करेंगे। कब लॉन्च करेंगे देखते हैं इसके बारे में। निसार नासा इसरो। निसार का फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो इसरो और नासा का एक संयुक्त मिशन है जो 2023 में लॉन्च किया जाएगा। निसार कब लॉन्च किया गया? 2023 में। किसने के द्वारा? नासा और इसरो के द्वारा। इसके द्वारा उन्नत रडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की सतह में परिवर्तन को मापा जाएगा। इसके सहायता से क्या देखा जाएगा? इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की सतह के परिवर्तन को मापा जाएगा। निसार उपग्रह दोहरी आवृत्तियों ड्यूल फ्रीक्वेंसी का उपयोग करने वाला पहला उपग्रह होगा। इसका उपयोग रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाएगा। इसका उपयोग किसके लिए किया जाएगा? रिमोट सेंसिंग के लिए, जिसका उपयोग ध्रुवीय क्रायोस्फीयर, पोलर क्रायोस्फीयर और हिंद महासागर के क्षेत्र सहित सभी भूमि द्रव्यमानों पर वैश्विक अवलोकन के लिए भी किया जाएगा। यानी यह पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझने में भी क्या करेगा? मदद करेगा निसार। अब ये इसके साथ नासा और इसरो का प्रोजेक्ट है। तो नासा के बारे में देख लेते हैं। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का स्थापना कब हुआ था? 1998 में। नासा को कब स्टेब्लिश किया था? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर का है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब इसरो के बारे में देखते हैं। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्था है जिसका मुख्यालय कहाँ पे? बेंगलुरु में। स्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध कराना। इसके संस्थापक कौन थे? विक्रम अम्बालाल साराभाई या विक्रम साराभाई के भी नाम से जानते हैं। विक्रम साराभाई के भी नाम से। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। इसके प्रेजेंट टाइम के निर्देशक कौन से? के सिवन, जिसको कैलाश वादिव सिवन, इसका पूरा नाम क्या है इनका? कैलाश वादिव सिवन के सिवन।
मूल संगठन अंतरिक्ष विभाग और इसकी सहयोगी कंपनी कौन से? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम कितने साल बाद ओलंपिक खेलों के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई? तो भारतीय ओलंपिक की महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर ओलंपिक के सेमीफाइनल में क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इसमें ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है कितने साल बाद? 45 साल बाद, 41 साल बाद, 35 साल बाद, 40 साल बाद। तो 41 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएंगे। इसके साथ पुरुष हॉकी टीम भी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएंगे। जापान की राजधानी टोक्यो में, कहाँ पे? जो जापान की राजधानी टोक्यो में जो है ओलंपिक 1-0 से आकर पहली बार सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। भारत की तरफ से एकमात्र गोल जो गुरजीत कौर ने किया, जो गोल किया गया किसके द्वारा? गुरजीत कौर के द्वारा किया दागा गया। भारतीय टीम ने पूरे मैच में कंगारू टीम पर हावी रही और लगातार अटैकिंग गेम में जारी रखा। कप्तान रानी रामपाल की अगुवाई में भारतीय टीम ने 41 साल में पहली बार महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन से? रानी रामपाल। भारतीय टीम ने 41 साल में पहली बार ओलंपिक खेलों के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। कितने साल बाद? 41 साल बाद ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। अगला क्वेश्चन है, ई रूपी डिजिटल भुगतान समाधान को लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया है? अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, एस जयशंकर ने, नरेंद्र मोदी ने। गृह मंत्री अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इसको किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन डी सही है, नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री ने ई रूपी डिजिटल भुगतान समाधान को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को, किसने? 2 अगस्त 2021 को ई रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है। ई रूपी ई वाउचर आधारित एक भुगतान समाधान। क्या है? ये एक डिजिटल वाउचर की तरह काम करेगा। सरकार और लाभार्थी के बीच संपर्क को सीमित करने के लिए ई रूपी पहल शुरू की गई है। प्लेटफॉर्म यह भी सुनिश्चित करेगा कि लाभ लक्षित और लीक प्रूफ तरीके से अपने इच्छित लाभार्थियों तक पहुँचे। ई रूपी एक मुफ्त भुगतान तंत्र है जो यूजर्स को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस का उपयोग किए बिना वाउचर को भुनाने की अनुमति देगा। इसके ई रुपीज़ का यूज करके बिना किसी एटीएम कार्ड या नेट बैंकिंग या डिजिटल पेमेंट का यहाँ पे यूज न करके एक वाउचर की तरह यूज किया जाएगा इसका। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी शुरुआत किसने की है? एनपीसीआई ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर ई रूपी प्लेटफॉर्म विकसित किया है। कहाँ पे? यूपीआई के प्लेटफॉर्म पर ई रूपी की शुरुआत की है। भारत के कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड CATS की मान्यता प्राप्त हुई है? तो कितने टाइगर रिजर्व को CATS की मान्यता प्राप्त हुई है? 20, 14, 16, 25। तो CATS की मान्यता प्राप्त हुई है 14 टाइगर रिजर्व को। तो ऑप्शन बी सही है। अब 14 कौन कौन से हैं देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई के अवसर पर भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर कहा कि 14 टाइगर रिजर्व भारत सरकार को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड CATS की मान्यता प्राप्त हुई है। यह 14 मान्यता प्राप्त बाघ अभ्यारण्य असम में क्या था? मानस, काजीरंगा और ओरंग। कि मध्य प्रदेश की बात करें तो सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व रहे? तीनों है, सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना, तीनों को मान्यता प्राप्त हुआ है। जबकि महाराष्ट्र में पेंच और बिहार में वाल्मीकि टाइगर है। बिहार में एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में दुधवा, जबकि पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और केरल में परम्बिकुल और कर्नाटक में बांदीपुर और तमिलनाडु में मुदुमलाई और अनामलाई है। CATS मानदंड का एक सेट है जो बाघों और उनके संरक्षण के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम आवास और मानक निर्धारित करता है। यह विश्व स्तर पर स्वीकृत संरक्षण उपकरण है। CATS को 2013 में लॉन्च किया। कब लॉन्च किया गया था? 2013 में लॉन्च किया गया था। इसे बाघ और संरक्षित क्षेत्र के विशेषज्ञों के द्वारा विकसित किया गया था।
2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता सौंपी गई। किसको? सिंगापुर को, जापान को, इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता सौंपी गई है किसको? इंडिया को। भारत को? ऑप्शन सी सही है। भारत ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाल ली है। अगस्त 2021 में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत के पास रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनएससी की एक मीटिंग में अध्यक्षता करेंगे। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में भारत के प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति, किसने? टीएस त्रिमूर्ति ने बताया कि इस दौरान भारत 3 हाई लेवल मीटिंग करने जा रहा है, जिसमें से समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद का मुकाबला जैसे मुद्दे पर चर्चा होगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व अस्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि 75 साल में पहली बार, कितने सालों में? 75 सालों में पहली बार जब हमारे राजनीतिक नेतृत्व में यूएनएससी के किसी कार्यक्रम की अध्यक्षता करने में दिलचस्पी दिखाई है। यह दिखाता है कि लीडरशिप अप फ्रंट से लीड करना चाहती है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा परिषद में भारत का ये 8वां कार्यकाल है। सुरक्षा परिषद में भारत का कितने नंबर का कार्यकाल है? 8वां कार्यकाल है। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो सुरक्षा परिषद की किसी मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सुरक्षा परिषद की मीटिंग में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि भले ही ये वर्चुअल मीटिंग होगी, लेकिन यह हमारे लिए ऐतिहासिक है। अभी यूएनएससी का अस्थायी सदस्य है भारत, अस्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 देश शामिल होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी देशों की बात करें तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है। कितने देश है? 5 देश जो है अस्थायी, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका अस्थायी सदस्य है। भारत इसका अस्थायी देश है। अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत को 2 साल का कार्यकाल मिला है, जो 1 जनवरी 2021 को शुरू हो चुका है। रविवार यानी 1 अगस्त से भारत ने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष की कमान संभाल ली है, जो 1 महीने तक चलेगी। हर महीने अंग्रेजी के लेटर के आधार पर अध्यक्षता बदलती रहती है। अब भारत को दिसंबर 2022 में फिर से अध्यक्षता करने का मौका मिलेगा। कब? दिसंबर 2022 में फिर अध्यक्षता करने का मौका मिलेगा भारत को।